नमस्कार, मैं हूं अजय साक्य और आज इस खास पेशकश में हमारे साथ बातचीत करने को फर्रुखाबाद जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के इंजीनियर नीरज प्रताप साक्य जी मौजूद हैं। नमस्कार नीरज जी, हम आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करें कि उससे पहले कि आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षेप में परिचय दे दीजिए। सबसे पहले बहुत बहुत आभार अवाम की आवाज़। मैं इंजीनियर नीरज प्रताप साक्य, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी फर्रुखाबाद। नीरज जी, जैसा कि मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप एक सेना के उच्च पद पर कार्यरत रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपने राजनीतिक क्षेत्र में कदम क्यों रखा, इसके पीछे का रीज़न क्या था और आपने जो पार्टी ज्वाइन की है आम आदमी पार्टी, वो क्यों की, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जब भी देश के अंदर कोई बदलाव की बात होती है तो एक क्रांति होती है। उस क्रांति से जो जन्मी हुई पार्टी है, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। सेना से छोड़ने के बाद उसमें मैं विदेश में भी रहा, वहाँ से वापस आया, आने के बाद यफीओ रहा में, रिलायंस जियो में, दिल्ली में काफ़ी लंबे समय तक रहा। मेरी जो विचारधारा शुरू से रही है वो देश सेवा की रही है। ये तो एक सैनिक के दिल में होता है। लेकिन जब आप सामाजिक वर्क करते हैं तो आप जरूर सेवा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी शुरुआत यहाँ संकिसा में समाज सेवा से हुई। शुरू से ही मुझे जो मंच वहाँ का होता है, वहाँ का सुरक्षा प्रभारी दिया गया और मैंने बखूबी उसको 7 साल तक निभाया। निभाने के बाद कई राजनीतिक लोगों ने भी अप्रोच किया कि इनको, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में भी आना चाहिए। इसके बाद जो है माननीय सांसद संजय सिंह जी, जो एक क्रांतिकारी नेता हैं, भारत की बुलंद आवाज़ हैं, आवाम की आवाज़ हैं, उन्होंने विशेष तौर पे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे यहाँ पे दी है। अच्छा, आपका विजन क्या है? आप फर्रुखाबाद की जनता के लिए क्या देना चाहते हैं? कौन से बड़े बड़े वो मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि फर्रुखाबाद में हो? मैं बचपन से ही फर्रुखाबाद में रहा हूँ। एक एक गली, एक एक घर, एक एक गांव मैंने घूमा है। फर्रुखाबाद में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या। आज के समय फर्रुखाबाद में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट हैं आपके सरकारी। एक पहला प्रोजेक्ट है आपका जो है चीनी फैक्ट्री लगी हुई, वो जर्जर हालत में है और फर्रुखाबाद का लगभग 70% गन्ना वो शाहजहाँपुर जाता है, हरदोई जाता है, बरेली जाता है, रूपापुर जाता है। अच्छा। आपने देखा होगा। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि फर्रुखाबाद में जब फैक्ट्री है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। दूसरी जो आपकी एक और लगी हुई है फैक्ट्री जो कंपिल में है, सूत कताई मिल, शायद बहुत लोगों को याद ही नहीं होगा कि सूत कताई मिल भी फर्रुखाबाद में रही है, जिसमें लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता था। आज वो सालों से बंद पड़ी है। तो ऐसे जो रोजगार जो दे रही थी, ऐसी कंपनियां, ऐसी फैक्ट्रियां फर्रुखाबाद में होनी चाहिए जब हमारे आसपास की जिलों में हो सकती हैं। आपका जो है कॉमर्शियल एरिया हो सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है, तो फर्रुखाबाद में क्यों नहीं है? पिछले 10 या 12 सालों में जब से सरकार आई है, एक सिंगल काम मुझे बता दीजिए, एक सिंगल काम बता दीजिए कि ये काम हमने करके दिखाया है। तो एक है इनके पास, किसी विधायक के पास या किसी सांसद के पास कहने के लिए कि ये काम मैंने किया है। किसी ने सड़क के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, किसी ने इंडस्ट्री क्षेत्र में अच्छा काम किया, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। हाँ, इतना जरूर मैं कुछ अचीवमेंट इनके बता सकता हूँ। बताइए। इन्होंने सैकड़ों की संख्या में स्कूल बंद किए हैं। इन्होंने हजारों की संख्या में दारू के ठेके फर्रुखाबाद में खोले हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी गंगा बहाई है कि गंगा का पुल बार बार जर्जर हो रहा है। इन्होंने इतने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं कि आप समझ लीजिएगा आज के समय पे बालू माफिया, दारू माफिया, मिट्टी माफिया फर्रुखाबाद में तैयार है। वो भी सत्ता द्वारा पोषित है या कुछ राजनीतिक लोग के संरक्षण में ये काम चल रहे हैं। तो आप लोग इसकी आवाज़ उठाते हैं क्या? नहीं, आवाज़ जरूर उठाते हैं, बार बार उठाते हैं। हाँ, प्रशासन जरूर कई बार जो है मदद भी करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बताऊं आपको, जगह जगह इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट के केंद्र बने हुए। और जिस तरह से आपका प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जिस तरह से जनता को लूटा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि आम जो लोग थे वो ठेली पटरी वाले बेचारे खड़े हुए थे जो अपना मोमोज लगाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पकौड़ा योजना लगाई है। तो बच्चे हैं, लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, वो अपने मोमोज लगा लेते हैं, पकौड़े लगा लेते हैं। उनका 11-11 रुपए, 2-2 हज़ार रुपए का अभी चालान काटा है उन खड़े हुए लोगों का। और उनसे ला करके उन लोगों ने 100-100, 50-50 रुपए लेकर गए हैं। और मैंने तुरंत, हमारे IT सेल वाले वहाँ पे उनसे बातचीत भी हुई, मैंने कहा मुझे याद करना चाहिए तो मैं तुरंत वहाँ पे पहुँचता।
और मैं बताऊं, इस तरह से हमारे अगर फर्रुखाबाद की जो जनता है उसको अगर तंग किया जाएगा तो आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष होने के नाते और आम फर्रुखाबाद शहरी होने के नाते मैं सबसे पहले उस जगह पे, उस भ्रष्टाचार वाले जगह पे उन लोगों के विरोध में खड़ा होऊंगा जो भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। पूज्य बाबा साहब ने पहली बात कही थी कि सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, और माननीय केजरीवाल जी ने करके दिखाया। ये आज पंजाब में भी वही चल रहा है और दिल्ली में भी चल रहा है। दिल्ली का वो मॉडल है जिसके अंदर, दिल्ली का मॉडल था, क्या मॉडल था कि एक जज का बच्चा, एक अधिकारी का बच्चा, एक गरीब का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा एक ही लाइन में पढ़ते थे, और यही पंजाब में हो रहा है। आपने दिल्ली मॉडल की बात की है। दिल्ली मॉडल के जितने भी अधिकारी, वो मंत्री थे, वो सारे के सारे जेल में भेज दिए गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में। हाँ बिल्कुल, और एक के ऊपर भी आरोप साबित नहीं हुए। माननीय केजरीवाल जी को जेल में भेजा गया एक पैसे का। बाद में मोदी जी क्या कहते हैं कि वो स्मार्ट चोर हैं, उनको उसमें रहे हैं। तो मैं बताऊं, माननीय मोदी जी जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, एक पैसे का घोटाला आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है साबित नहीं कर पाए। और ये मैंने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप इसमें चार्जशीट क्यों नहीं लगा रहे। आज तक एक भी केस में जो आपने फर्जी दारू का जो घोटाला बनाया था उसमें जाकर के मनीष सिसोदिया जी को आपने जेल में, सत्येंद्र जैन जी को डाला, मनीष आज के केजरीवाल जी को डाला, और माननीय सांसद संजय सिंह जी को डाला, लेकिन आपको हासिल क्या हुआ? जब आरोप साबित नहीं हुए तो फिर ये चुनाव में यानी इनकी धज्जियां कैसे उड़ गई, कैसे ये चुनाव तो आप सब जानते हैं। नई दिल्ली सीट की बात कर लीजिए, माननीय केजरीवाल जी जहां पे लड़ रहे थे, जहां पे 1,50,000 वोट हुआ करता था, ये जो है आपके जो वोट चोर लोग हैं, इन्होंने उसको 1,05,000 के ऊपर लेकर के आ गए। लगभग 45,000 वोट जब काट दिए तो आप समझ सकते हैं कि चुन चुन के आम आदमी पार्टी के वोटरों को वोट काटा गया है। जब ये चुन चुन के वोट काटे गए तो फिर आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? कार्यकर्ता माननीय केजरीवाल जी ने पहले ही कहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। आज थोड़ी है, माननीय केजरीवाल जी ने पहले ही एक्सपोज किया था, लेकिन फिर भी बताऊं आपको, चुनाव आयोग ने लगभग आपके जो है 18,000 करीब जो वोट है वो काटे गए, नए वोट बनाए। एक एक विधायक के घर में, एक एक सांसद घर में 20-20, 50-50, 100-100, 250-250 वोट निकले हैं। तो ये कहां की मानवता है, कहां की इंसानियत है, कौन सा चुनाव आयोग है? ये चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर के वोट की चोरी कर रहे हैं। और सत्ताधारी पार्टी तो आप पर ये भी आरोप लगाती है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो उसका क्या नाम, किसी भी तरीके कोई बेईमानी नहीं होती। अब जब चुनाव हार जाते तो आप उन पर हजारों यानी सवाल खड़े कर देते हैं। नहीं, सवाल तो खड़े होंगे। आप बिहार का चुनाव हुआ, सब जानते हैं किस तरह से चुनाव आयोग ने नींद ले ली, और लगभग आपके जो है 80 लाख वोट काट दिए। एक एक सांसद और विधायक जो दिल्ली में ही वोट डाला, हरियाणा में ही वोट डाला, और चुनाव आयोग बिहार में जाकर के उन्होंने वोट डाला है। जिस तरह से वो बलात्कारी चिंटू कुमार, वो जाकर के 22,000 से वोट हार गया है, तो संदेह तो बनता है। अभी आपने यहाँ पे बिहार चुनाव का जिक्र किया है कि यानी यहाँ पे जो क्रिमिनल थे या भ्रष्टाचारी थे, इन लोगों ने चुनाव जीत लिया है। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये आम आदमी पार्टी के अंदर क्रिमिनल नहीं है क्या? नहीं, आप किसी के ऊपर बताया सवाल उठा दीजिए, कौन अगर क्रिमिनल है? आप एक सिंगल आदमी का नाम बताइए कि एक भ्रष्टाचारी है जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हों। एक सिंगल आदमी का नाम ले लीजिए, मैं मान लूंगा उसी दिन आम आदमी पार्टी की राजनीति भी छोड़ दूंगा। आपको पक्का पता कि कोई नहीं है ऐसा? नहीं, ये तो झूठे आरोप तो लगाते रहते हैं। ये जो बिहार में चुनाव हारे थे, इसके पीछे का रीजन क्या है, कुछ पता है? नहीं, ये तो सब जानते हैं, बेईमानी। और बार बार एक्सपोज हुआ है, लाखों की संख्या में आपने वोट काट दिए। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी के वोट काटे जा रहे हैं, अन्य कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4 करोड़ लोगों को वोट से वंचित किया जाएगा, और इसके बाद उसके राशन से वंचित किया जाएगा, उसके बाद उनको घरों में बेदखल किया जाएगा, इसके बाद उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, और हमसे सवाल पूछा जाएगा कि आप बाहर चले जाइए, आप यहाँ के रहने वाले नहीं है। ये कौन होते हैं मुझे पूछने वाले कि आप यहाँ के नहीं हैं? हमारे बाप दादा परदादा ने इसको अपने खून से सींचा है, और आगे खून से सींचने का काम भी करेंगे। जब आपको पता है कि ये सारा कुछ होने वाला है, हमारे साथ आगे चल कर के ये खेल होने वाला है, हमारे लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, हमारी पार्टी के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, हिटलर भी नहीं रहा, मुसोलिनी भी नहीं रहा, बड़े बड़े तानाशाह नहीं रहे, रावण के हमारे देश में आज भी पुतले जलाए जाते हैं। तो हो सकता है इनकी भी पुतले जलाए जाएंगे, इनके ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो इनको कभी घमंड में नहीं रहना चाहिए कि जो भी देश के साथ भ्रष्टाचार करेगा, देश के साथ गद्दारी करेगा, संविधान को नहीं मानेगा, संविधान की हत्या करेगा, देश की जनता जरूर जवाब देगी, चाहे वो कैसे भी जनता जवाब दे। ये आपने देखा है, चाहे वो श्रीलंका में देखा हो, चाहे वो बांग्लादेश में देखा हो, चाहे अपने नेपाल में देखा हो, अन्य देशों में जब जब तानाशाही बढ़ी है, जनता ने आकर उसका जवाब दिया है। आप तो जैन जी को उकसाने की बात कर रहे हैं। नहीं, उकसाने की बात नहीं कर रहा हूं। ये देश के जब युवा बेरोजगार है, युवा भूखमरी का शिकार है, फर्रुखाबाद की जनता बहुत त्रस्त है, तो इन नेताओं के साथ तो कुछ भी होगा।
मैं बोल रहा हूँ फर्रुखाबाद की जनता जरूर इनसे जवाब देगी, इनको पदों से इनको हटा देगी। और ये जो वोट चोर लोग हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अगले चुनाव में बहुत तेजी से गूंजने वाला है। क्या अब ये आपने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, ये तो नारा बिहार में भी गूंजा था और नतीजा अरे ये गूंज रहा है, लगातार गूंज रहा है। आप देखिएगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनके घर में कितने आईएएस हैं और इनकी लड़की को, उनके लड़के को कहां कहां पोस्टिंग दी गई, उनके दामाद को कहां कहां पोस्टिंग दी गई, ये जांच का विषय नहीं है क्या? आपने अडानी को पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, आपने सब कुछ दे दिया। आज कम से कम 1500 जो है इंडिगो से जो फ्लाइट है, आपने 50 करोड़ का चंदा लिया है, आपने विजय माल्या को बजाया है। इन्होंने 250 करोड़ रुपए गौ निर्यात, गौमांस निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा लिया है। ये आप सब जानते हैं इस चीज को, आप उसमें सवाल नहीं करेंगे, आप उनसे नहीं पूछेंगे कि 250 करोड़ रुपए का चंदा आपने क्यों लिया है। आपकी पार्टी ने किसी से नहीं लिया होगा चंदा ऐसा? नहीं, आप देख सकते हैं उसमें पूरे लिस्ट में अगर कहीं आम आदमी पार्टी का नाम आ जाए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में, या कहीं पे भ्रष्टाचार का मामला आ जाए, तो फिर आम आदमी पार्टी के पास ये पैसा कहां से आता है? नहीं, आप पैसा कहां है बताइए। आम आदमी पार्टी ने कोई विश्व स्तरीय कार्यालय नहीं बनाया। आज जो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ा घोटाला तो उनके कार्यालयों में है। ये क्या चंदा लेकर के बना हुआ है? ये क्या गेहूं बेच के बनाया है? ये क्या इन्होंने खेती करके बनाया है? ये सब भ्रष्टाचार का पैसा है। आम आदमी पार्टी का कार्यालय कहीं देखा हो तो आपने बताइएगा। नहीं, ये आप साफ यानी इनकार मना कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चंदा लेती ही नहीं है। अगर ये चंदा नहीं लेती है तो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार भी नहीं करती हमारी आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार आपको डिलीवरी किया है, आपको एक एक पैसे का हिसाब दिया आम आदमी पार्टी ने, एक एक पैसे का हिसाब देती है और देती रही है। आम आदमी पार्टी इतनी ईमानदार पार्टी है, उसके बावजूद भी चुनावों में इसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि आप चलो नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो करके दिखाया 10 साल में, भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई पार्टी बता दे जो 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी हो। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं फर्रुखाबाद से, आपको अगर यानी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतारे तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, ऐसा है, ये पार्टी का फैसला होगा। देखिए, हम तो हमारा काम है संगठन निर्माण करना। फीडबैक अलग चीज है, हमारा काम है संगठन निर्माण करना। हम मजबूत संगठन निर्माण करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, पूरे 21 लाख लोग फर्रुखाबाद के हैं, हम उन तक पहुंच पाए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। अच्छा, फर्रुखाबाद में अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो कोई हमें 3 मुद्दे सिर्फ बता दी, 3 जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का है फर्रुखाबाद के अंदर, जिस तरह फर्रुखाबाद के अंदर। दूसरा भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, आपको लगता है कि इस देश के अंदर से बेरोजगारी कभी खत्म होगी? नहीं, बेरोजगारी देखिए ऐसा है, माननीय मोदी जी बहुत पहले कहते थे कि हमारे पास एक संसाधन होता है, मानव संसाधन, है नहीं। आप चाइना देखिए, हमसे बड़ी आबादी थी उसके पास, लेकिन उसने मानव संसाधन बनाया आपको और उनको ताकत की तरह इस्तेमाल किया। आप जो है आज रूस के अंदर जो है बोले 10 लाख मजदूर हम भेजेंगे, आप यहाँ पे मनरेगा मजदूरी नहीं दे पा रहे, तो आपने मजदूर भेजने का ठेका ले रखा क्या? आप इजराइल में हमारे देश के लोगों को मजदूरी करने के लिए भेज रहे हैं, आप अन्य देशों में भेज रहे हैं, तो आप यहाँ रोजगार क्यों नहीं जनरेट कर रहे हैं? जो आपने बड़ी बड़ी बातें की थी वो आपने पूरी की क्या? आपने कहा हम 2 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, आपने दिए क्या? अरे वो 11 में तो 22 करोड़ रोजगार हो जाने थे, क्यों नहीं दिया आपने? आप उसके बारे में बात नहीं करें। आज वंदे मातरम के ऊपर बात कर रहे हैं, संसद में वंदे मातरम के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। जिन लोगों ने एक नाखून, सिंगल नाखून नहीं कटवाया आजादी की लड़ाई में, जिनका इतिहास जासूसी का रहा है, जिन्होंने अंग्रेजों की जासूसी की है, जिन्होंने अपने कार्यालय पे 52 सालों तक तिरंगा नहीं लहराया, इनका जो है राष्ट्रीय गीत भी अलग था, इनका सब कुछ अलग है, और इन्होंने पूरा इतिहास रहा है। माफी वीर लोग रहे हैं, आज भी माफी मांग लेते हैं। अच्छा, आपकी ये जो पार्टी है ये आरएसएस और बीजेपी का विरोध क्यों करती है, जबकि ये तो समर्थन? देखिए, जब हम देश की बात करते हैं, जब हम संविधान की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं संविधान की। मैं बताऊं आपको, हमारे देश में जो एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, आपका जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसको मानना हमारी जिम्मेदारी है। जो यहाँ पे ये कहेगा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम तेलंगाना राष्ट्र बनाते हैं, हम भाषा के आधार पर राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हम तो कहते हैं संविधान के दायरे में उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन सकेगा देश? नहीं, राष्ट्र, अरे ये बताइए, आप हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है कि और कोई हिंदू नहीं है? नहीं, ये ठेका किसी एक का नहीं है, ये ठेका लेने की किसी को जरूरत भी नहीं है। मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर कोई देश के अंदर हिंदुत्व का दुश्मन है तो ये लोग हैं। आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे या फिर समर्थन? मैं संविधान की बात करता हूं, मैं संविधान की बात करता हूं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसमें कोई हिंदू राष्ट्र फलाना राष्ट्र की बात ना करे। अगर कोई ऐसा बात करता है वो देशद्रोही है। और मैं बोलता हूं, हम लोग खुद जो भारत के रहने वाले हैं, भारत के सभी वर्ग, ये सब संविधान की इज्जत करते हैं।
आपको लगता है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो संविधान के विरुद्ध आवाज उठाते नहीं हैं? भाजपा को ठेका कब मिल गया? नहीं क्यों बात करते हैं आप? नहीं क्यों बात करते हैं आप? जब आपने किसी ने कल तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे एक सातनपुर में राष्ट्र चाहिए, मुझे फर्रुखाबाद का एक राष्ट्र चाहिए, कल आप भी कहेंगे मुझे बौद्धिस्ट राष्ट्र चाहिए, कल कोई और कहेगा कुछ राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए भाई? आप संविधान के दायरे में काम करिए, आप नियम से काम करिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है और ये धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। ये परम पूज्य बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है। ये सरदार भगत सिंह जी की मनोकामना है, ये शहीदों का दिया हुआ भारत है, ये सरदार पटेल जी की भूमि है जिन्होंने खंड खंड भारत को अखंड किया था। अखंड भारत बनाने वाले सबसे पहले जो है आपका लगभग 2300 साल पहले बनाने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अखंड भारत बनाया था, लगभग पूरे भारत को एक सूत्र बांध दिया था। और जब जो है सेलुकस की बेटी हेलेना से शादी की थी तो 4 देश जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन तो ईरान, इराक और ये भी आते थे, ये उनको दहेज में मिला था। इसका मतलब ये है कि यूनान तक हमारा शासन हुआ करता था। तो पहले अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य थे और दूसरे जो अखंड भारत के निर्माता हैं वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है। एक इसमें सवाल बनता है कि लोगों को यही क्यों बताया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने ही अखंड भारत का निर्माण किया है। इसके साथ में इससे पहले 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तो किया था, उनका भी तो बताना चाहिए। जो प्रथम यानी अखंड भारत के निर्माता थे, एक पक्ष ही क्यों बताया? नहीं, अभी तो लोग जानने लगे हैं, अब तो इंटरनेट भी है, आज की अन्य चीज भी है, बताया जाने लगा। अभी हमारे जैसे लोग भी हैं जो बार बार जो है बताते भी हैं, है ना। हम लोगों को और मेहनत करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से सम्राट अशोक महान ने 84,000 जो स्तूप बनाए थे, जो मॉन्यूमेंट बनाए थे, आज उनका इतिहास पूरा जनता के देश के सामने है। पूरी दुनिया में अगर कोई सभ्यता अगर कोई मजबूत तौर पर थी तो भारत की सभ्यता थी। भारत ऐसे ही विश्वगुरु नहीं था, जब जो है सोने की चिड़िया था भारत, और वास्तव में जो है वो सम्राट अशोक महान के समय पे था, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, मुझे इससे ये विश्वगुरु वाला एक कंसेप्ट समझाइए बढ़िया से। विश्वगुरु का मतलब ये है कि जब लोग कहते हैं ना कि भारत विश्वगुरु था, तो सम्राट अशोक महान ने 23 विश्वविद्यालय भारत में बनाए थे, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पे 10-10 हजार लोग पढ़ते थे, जिसमें चीनी यात्री फायान, हुएनसांग जैसे लोग, लगभग 61 देशों के लोग भारत में पढ़ने आते थे। तो भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। इतनी बड़ी लाइब्रेरियाँ थी जिसमें 80,000 किताबें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी ऐसी थी जो में लाखों किताबें हुआ करती थी। इतनी बड़ी लाइब्रेरियां थी। नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगाई गई थी वो बताते महीनों तक जली थी, ऐसा इसमें क्या था? ऐसी उसमें ये था कि वहां पे लाखों की संख्या में किताबें थी। और जो नालंदा विश्वविद्यालय आपने जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर नालंदा के अंदर 80,000 तो अकेली किताबें थी जो आपकी पांडुलिपियां थी। ये किताबों आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े उसमें रखी जाती थी संरक्षित करके, जो ताम्रपत्र हुआ करते थे आपके जो है, क्योंकि पेपर उस समय नहीं चलता था। पेपर आविष्कार तो चीन में हुआ है और वो लगभग ईसा के आसपास हुआ है, तो उस समय जो है पांडुलिपियां हुआ करती थी। वो जो किताबों के अंदर जो आग लगाई गई थी वो इतने लंबे समय तक जली थी, लगभग 5-6 महीने तक वो जलता रहा था। आज भी वो ईंटों के जले हुए अवशेष पाए जाते हैं। तो ये बड़ा दुखद था। जिसने भी इस संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है तो उसने वास्तव में देश का बहुत बड़ा अहित किया है। अच्छा, एक राजा यानी आकर के नालंदा को तहस नहस कर गया और वर्तमान सरकार ने उसी नालंदा को फिर से जीवित कर दिया है, इस पर आपके क्या विचार? नहीं, नालंदा को जीवित करने का प्रयास नाम आप जरूर कर सकते हैं। ये सरकार क्या करती है, सिर्फ नाम रखती है, नाम बदलती है। किसी का राजपद से उठा करके अगर उसको जो है अन्य कोई पथ रख देते हैं तो उससे क्या बदला है? उत्तर प्रदेश का अगर इलाहाबाद का नाम आपने प्रयागराज रख दिया है या किसी अन्य का नाम आपने, उससे बदला क्या? आप बदलने का काम करिए ना। अगर बदलने का अगर आप काम करते हैं तो हमें लगता है सच्ची सही बात ये हो पाती है। जैसे आपका अयोध्या का नाम लीजिएगा, अयोध्या का नाम पहले साकेत था। नहीं, ये भी तो हमारे देश के अंदर एक इतिहास है। अच्छा, पटना का नाम पाटलिपुत्र था। हाँ, ये था। अभी आपने साकेत की बात की, साकेत नगरी की बात की है। अयोध्या का नाम जो पहले था वो साकेत नगरी था। अब हमें इसी पे सवाल करते हैं, अयोध्या के अंदर जो मंदिर बना है, राम मंदिर जो बना है, उससे पहले यहाँ पे समतलीकरण का काम हुआ था। समतलीकरण के दौरान कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की कुछ अवशेष मिले थे। क्या ये सच है? देखिए, जो कोर्ट ने फैसला दिया है ना, वो आस्था के आधार पर दिया है। इतना जरूर है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि न्याय नहीं हुआ है। अगर सही तरह से इसकी जांच होती, जबकि देखिए जो मंदिर और मस्जिद का जो है मुद्दा बनाया गया है,
अगर वास्तविकता में मंदिर का निर्माण किया गया है, जो भगवान राम का जो मंदिर बना है, उसकी हाइट लगभग 3 गुनी बड़ी ऊंची होनी चाहिए थी और जिसको बनाने में 20 साल लगते। लेकिन राजनीति की वजह से माननीय मोदी जी ने उसको जल्द जल्द बनाया और आधे अधूरे मंदिर का ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो ये बड़ा दुखद है। और जहां पे मस्जिद थी, जो आपने कहते हैं बाबरी मस्जिद तोड़ के हमने बनाया है, वहां से 3.5 किलोमीटर दूर आपने मंदिर बनाया है, तो आपको मस्जिद तोड़ने की आवश्यकता क्या थी? आपको मंदिर बना था, आप बना लीजिएगा। आज के समय पे जिस तरह से भाजपा मंदिर के एजेंडे को लेकर के चली थी, वो मुद्दा तो खत्म हो जाना चाहिए। अब तो खत्म हो गया है। मंदिर बनने से कोई फायदा हुआ या नहीं? नहीं, फायदा नुकसान तो वो जाने जो उसके ट्रस्ट में है। क्यों? वो तो सरकार तो ये कहती है, जिस सरकार ने इसका उद्घाटन किया वो तो ये कहती है इससे लाखों लोगों को रोजगार। नहीं, लाखों लोगों को रोजगार। देखिए, बीजेपी की सरकार वहां पे आ गई। और दूसरी चीज है, आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां बना था। आज के समय पे 7 एयरपोर्ट हैं जिनके ऊपर संचालन एयरपोर्ट हवाई जहाजों को बंद हो चुका है। कुंभ मेले में आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में गड़बड़ियां हुई, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, कितने लोगों की जानें गई, कितनी जगह भगदड़ मची, वो आप सब जानते हैं। आपने अभी कुंभ की बात की, कुंभ मेला की, इसमें भगदड़ की बात की, काफ़ी सारी बात की। एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो कुंभ मेला लगा था उस दौरान सरकार ने उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे और इस पर ये यानी भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने भी आरोप लगाया था कि सरकार जब हिंदुओं की आस्था का ख्याल रख करके करोड़ों रुपए खर्च करती है तो फिर ये अन्य धर्म के लोगों की आस्था का ख्याल क्यों? जो कुंभ का मेला है, आप अगर इतिहास की बात करें तो जो सबसे पहले लगा है महाराज हर्षवर्धन। महाराज हर्षवर्धन का नाम आता है। ये है कि नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए थोड़ा सा। एक्चुअल में क्या हुआ, देखिए, जो कुंभ का मेला चालू हुआ था वो आपका जो है सर्व धर्मों का समागम था वहां पे। महाराज हर्षवर्धन जो आप फर्रुखाबाद की धरती, कन्नौज के रहने वाले थे, यहाँ से जब इलाहाबाद में जाते हैं वो अपने वस्त्र, आभूषण, कपड़े तक दान देते थे और वहाँ पे कला, संस्कृति, ज्ञान की वहाँ पे सेमिनार चलते थे। बड़े बड़े लोग आते थे और आकर के वहाँ पे शिक्षा दीक्षा का काम होता था और 2, 2.5, 3 महीने तक वहाँ कुंभ का मेला चलता था। तो उस परंपरा को आज भी वहाँ पे जीवित है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अकेले सिर्फ जो है हिंदू वर्ग ही जाता है, वहाँ बौद्धिस्ट भी जाते हैं, वहाँ मुस्लिम भी जाते हैं, वहाँ सिख भी जाते हैं, हर धर्म के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे जाकर के जिन लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए, बड़े बड़े कार्टून लगाए और जाकर के वहां पे अकेले उसको हथियाने का प्रयास किया, उसके ऊपर जो घटिया राजनीति की व्यवस्थाएं करने की जगह पे, जबकि उनको वहां पे व्यवस्था करनी चाहिए थी। सर्वधर्म समागम वहां पे होता है और वहां पे आस्था के नाम पर आपने जिस तरह से कहा, अफवाहें फैलाई कि वो 1600 साल, 160 साल या 200 साल बाद ये ऐसा पर्व आया है, और तो इस तरह की उल जलूल बातें करना भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पे भगदड़ मची और भगदड़ में बताऊँ आपको 18 घंटे तक सरकार उसकी आंकड़े नहीं बता पाई कि कितने लोग वहाँ पे मरे हैं। तो आपने कहा कि आंकड़े सरकार नहीं बता पाई। सरकार ने तो वहाँ पे इतने आंकड़े बताए हैं कि एक दिन में वहाँ पे कितने लोग आते हैं उसकी यानी गिनती तक। अरे सरकार गिनती, करोड़ों गिनती बता रही है, सरकार तुरंत बता रही है। गोदी मीडिया ने भी हद कर दी, बता रही है 2 करोड़ लोग आए, 4 करोड़ लोग। नहीं, आप गिन रहे हैं क्या? ये पैमाना क्या आप था? टोटल जो है, नहीं, पैमाना तो आप साफ समझ सकते हैं कि पैमाने की अगर बात की जाए तो पैमाना तो आपके पास बता रहे, आप सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी लगे हुए थे, तो आपको एक भी फुटेज भगदड़ वाली नहीं दिखाई दी गई। दिखाई दी हो तो बताइए आप। डिसमैनेजमेंट नहीं और क्या है? आपको क्या वहां पे सैकड़ों लोगों की जान चली गई, क्या आपको एक फुटेज भी नहीं मिला? इसका मतलब है कुछ ना कुछ काला जरूर है। आपने हजारों लाखों रुपए खर्च जरूर किए, लेकिन आपने किस चीज किए? अपने प्रचार पे खर्च किए, अपने पोस्टरों पे किए, अपने चेहरे चमकाने पे किए, आपने क्रीम लगाने पे किए हैं। आपने जनता के ऊपर खर्च नहीं किए। जनता को तो सिर्फ भगदड़ और भीड़ मिली है, जनता को कुछ और नहीं मिला है। बहुत से लोगों ने अपने को खोया है, अपनों को खोया है। मेरी बहुत गंभीर संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति हैं जिन्होंने वहां पे अपने लोगों को खोया है। लेकिन हम तो आज तक यही सोचते चले आए कि सरकार, ये गोदी मीडिया, कुछ भी कहिए आप, नहीं, आप कह सकते हैं। अब तो सब लोग स्वीकार करने लगे हैं, गोदी मीडिया भी है। मैं तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और यूट्यूबर्स हूँ, ठीक है, मैं गोदी मीडिया के अंतर्गत नहीं आता हूँ। गोदी मीडिया ने जो सवाल यानी बताया था कि इतने लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आए थे, हम वो आज भी सोचते हैं कि आखिर उनके पास ऐसा पैमाना क्या था? नहीं, पैमाना तो कोई था ही नहीं। इस तरह की जो बातें की गई, जिस तरह से वहां पे कुछ लोगों को बढ़ावा दिया गया, वहां पे जिस तरह से लोग वहां पे पहुंचे हैं, भीड़ जुटाई गई, लोगों को इतनी असुविधा हुई है। आपने देखा होगा वहां पे जो नाव का ठेका दिया गया, माफिया को दिया गया,
जब उसकी बात अखिलेश यादव जी ने की, माननीय संजय सिंह जी ने की, तब जाके समझ में आया लोगों को, अरे वो माफिया ने तो 70 करोड़ रुपए कमा लिए, 20 करोड़ रुपए कमा लिए। कमा कैसे लिए कि जनता को लूटा गया है। आपने देखा होगा, ये तो खबरें जरूर सुनी होंगी कि एक दतून बेचने वाले ने एक दिन में 20,000 या 25,000 रुपए कमाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दतून बेचने वाला 20,000 रुपए कैसे कमा सकता है। इसका मतलब एक दतून कम से कम 200 रुपए की दी होगी या 100-200 रुपए की जरूर दी होगी, तब जाके उसने 20,000 रुपए कमाए। अभी आपने बात अखिलेश यादव की है कि अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाए थे। नहीं, आरोप नहीं लगा, तो उन्होंने सच्चाई रखी थी। सच्चाई रखी, माफिया था वहां पे। पता है आपको, नावों का ठेका जिसको दिया गया था, इसका मतलब जो भी नाव पे बैठता था उससे उल जलूल वसूल किए जाते थे। तो अखिलेश भ्रष्टाचार नहीं था क्या? नहीं, अखिलेश यादव भी तो माफियाओं को संरक्षण कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ये बात। नहीं, ये तो राजनीतिक आरोप एक दूसरे पे लगते हैं। माननीय अखिलेश जी की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर एक सिंगल FIR नहीं है, 151 तक का कभी चालान नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर है, ये सब लोग जानते हैं कि आज के समय पे जो वर्तमान समय सत्ता पे लोग बैठे हुए, उन्होंने अपने खुद के केस वापस लिए हैं। तड़ीपार लोग भी सत्ता में बैठे हुए हैं और आकर के जो है ऐसे ऐसे माफिया जाकर के, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उतना बड़ा उसको पद दिया जा रहा है। जिसको बोलते थे ना चक्की चक्की पीसिंग, अजीत पवार जी, जिनको बोलते 70,000 करोड़ रुपए घोटाला किया, उनके साथ जाकर के मुख्यमंत्री की शपथ या उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाती है। तो जिनको बोले जाते थे आपने जो है कौन सा जो है स्कैम किया है, तो आपकी पार्टी क्यों नहीं, आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं चले गए भाजपा में? वो भी साफ हो जाते फिर? नहीं, अच्छा ये बताइएगा। हाँ। तो फिर हम में और उनमें भेद क्या रह जाता? क्यों? अरे नहीं, सत्ता की देखिए चापलूसी और मलाई तो कोई भी करना चाहता है। देखिए विपक्ष की लड़ाई जो होती है वो संघर्ष की होती है, और मुझे देश हित में ये संघर्ष मंजूर है। जब हमारे शहीद भगत सिंह जी ने संघर्ष किया है, सुभाष चंद्र बोस जी ने संघर्ष किया है, जब आपके जो है नेताजी ने संघर्ष किया है, चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, तो हम इन तानाशाहों की गुलामी कैसे स्वीकार करेंगे? मैं उस वॉशिंग मशीन में धुलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, जिनको धुलना है वो जाकर के धुले। आप दूसरों पर सीधा आरोप लगाते हैं कि वो यानी भ्रष्टाचार के उन पर केस हुआ और उससे बचने के लिए उन्होंने भाजपा। अरे आप CBI ED का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। आज के समय पे जितने भी केस लगाए जा रहे हैं 95% सिर्फ विपक्ष के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो विपक्ष कैसे भ्रष्टाचार हो? ना तो उसका फाइनेंस है, ना उसके पास फंड है। जो भ्रष्टाचारी है वो आपके सामने गलबैया करके वो जाकर के दूसरा बड़ा मंत्री बन जाता है, संतरी बन जाता है, न जाने क्या क्या बन जाता है। पहले आप ही खुद कहते हैं कि वो बुकलेट निकाल दी। आपने देखा होगा हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ, पहले जो कांग्रेस में थे तब उनके खिलाफ बुकलेट निकाली गई कि आप इस घोटाले में शामिल हैं, आप उसमें शामिल हैं। बाद में उनको शामिल करके उसमें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आप व्यापम घोटाले को तो जानते ही होंगे, अजीत पवार जी को